बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात हुई है। ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने ही इस मुलाकात को अहम बताया है। शी जिनपिंग ने जहां टैरिफ के मामले में प्रगति के लिए तारीफ की है, कहा है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के साझेदार बन सकते हैं, तो वहीं ट्रंप ने भी शी जिनपिंग को महान नेता बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। ट्रंप ने कहा कि जब भी दोनों देशों के बीच मुश्किलें आई तो उन्होंने और शी ने बातचीत से उन्हें सुलझाया है। ट्रंप ने चीन के भव्य स्वागत, सैन्य सम्मान और बच्चों की प्रस्तुति की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी चीन के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए उनके साथ आए हैं, लेकिन इस दौरान चीन ने अमेरिका को ताइवान के मसले पर चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने इसे ठीक से संभाला तो रिश्ते बेहतर होंगे, नहीं तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका के बयान में ताइवान का जिक्र नहीं है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं ईरान के मुद्दे पर भी ट्रंप और जिनपिंग में सकारात्मक बात हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों ही देश हॉर्मुज को खुलवाने पर सहमत है। इसके अलावा चीन और अमेरिका इस बात पर भी सहमत है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। We had extremely positive and productive conversations and meetings today. Some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China, and it was a great honor to be with you. The relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. The first American consul to China, Samuel Shaw, arrived on the first American trading ship to reach these shores in 1784. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. 2.5 centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history. ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। इस बार ब्रिक्स की मीटिंग इसीलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया इस वक्त वेस्ट एशिया युद्ध संकट से गुजर रही है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला है। अरागची ने आरोप लगाया कि दोनों देशों ने ईरान के खिलाफ अवैध और क्रूर आक्रामकता दिखाई, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं। अरागची ने ब्रिक्स को नई वैश्विक व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की ताकत बताया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की कथित कार्रवाइयों की खुलकर निंदा करने की अपील की है। We meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. अभी आपको बता दें कि अब पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद की जा सकती है, इस पर सवाल खड़ा है। समझते हैं लक्ष्मण रॉय से कि लक्ष्मण, दिल्ली में एक और ब्रिक्स की बैठक चल रही है तो दूसरी ओर ट्रंप चीन पहुंचे हुए हैं, वहां चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक हुई है। तो लक्ष्मण जी, इन दोनों बैठकों को कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, ये दोनों बैठकें काफ़ी अहम है क्योंकि ईरान युद्ध 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कहीं से भी कोई शांति की उम्मीद यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन जाना और शी जिनपिंग से एक बेहद सकारात्मक मुलाकात होना एक अच्छे संकेत जरूर देते हैं, क्योंकि ईरान युद्ध में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा था वो ये था कि लोग इसको देख रहे थे कि ईरान को कमज़ोर करके अमेरिका एक तरीके से चीन को नुकसान करना चाहता है, चीन को कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन यहाँ जिस माहौल में बातचीत थी उससे लगता है कि ये जो मनमुटाव था, ये जो बातचीत चल रही थी, वो फिलहाल खारिज होती दिख रही है। हाँ, वहाँ से ईरान को लेकर कोई सीधे बयान निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में अच्छे रिश्ते अगर बनते हैं तो ईरान पे मामला यहाँ पे थोड़ा सकारात्मक होता हुआ दिखेगा। हाँ, एक साझा बयान ज़रूर, एक जो बयान दिया गया उसमें कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि चीन और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, वहाँ पे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई सेना की तैनाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब आखिर कैसे होगा, इसका कोई रोड मैप निकल कर यहाँ पे नहीं आया। लेकिन इस बैठक में चीन
ताइवान के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया रहा और कहा कि यहाँ पे कोई भी समझौता चीन अपने हितों के साथ नहीं करेगा। एक दूसरी जो बैठक ब्रिक्स की चल रही है दिल्ली में, वो भी ऐसे समय चल रही है जब ईरान युद्ध चरम पर है और ईरान के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए हैं और जो जो देश इससे प्रभावित हैं वो ब्रिक्स के सदस्य हैं और भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी और यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों से एकजुट होने की अपील की और इजरायल और अमेरिका की काफ़ी यहाँ पे आलोचना की है। हालांकि ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ निकल कर आ गया, क्या कुछ इसके भर्त्सना की जाएगी, ये काफ़ी दिलचस्प और अहम होगा देखना। लेकिन दोनों बैठकें ईरान के साए में हो रही है, इस वजह से इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। और आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चीन में ट्रंप, खत्म होगी ईरान जंग। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता के बीच थोक महंगाई के आंकड़ों ने खतरे की घंटी बजा दी है। अप्रैल में थोक महंगाई 42 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। मार्च से अप्रैल के बीच WPI खतरनाक छलांग लगाते हुए 3.88% से बढ़कर 8.30% हो गई है। इस उछाल की हाईलाइट है फ्यूल एंड पावर इंडेक्स, जो 18% से ज्यादा चढ़ गया है। फ्यूल WPI 25% के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा कमोडिटी इंडेक्स 0.4% से ज्यादा उछाल गया है। खाद्य WPI 2.25% से ज्यादा है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की अगर बात करें और प्राइमरी आर्टिकल्स और खाने पीने की चीजों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। दिन भर उतार चढ़ाव के बीच बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में क्लोज हुए हैं। बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार के अंदर वापस से एक जो रिवाइवल है आज के सत्र में हमें आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेजी का जो मोमेंटम है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें लोअर लेवल से एक जो रिवाइव है वो आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मॉर्निंग में हमने देखा था निफ्टी रियलिटी में काफी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में यहाँ पे भी वापस से जोश आता हुआ दिखाई दिया है। IT एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आज भी लगातार तीसरे सत्र ऐसा है जो प्रेशर के साथ हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की आप बात करेंगे तो आज बाजार ने एक वापस से बाइंग जो है यहाँ पे लेती हुई लेके आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन किस तरीके का रहा है तो देखिए निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पे ब्लॉक डील के चलते काफी बड़ी तेजी जो है वो देखने को मिली। उसके बाद सिप्ला न्यूज फ्लो बना हुआ था। भारतीय एयरटेल कॉन कॉल थी, कॉन कॉल में मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इटर्नल में करीबन 3.5% का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया और HCL टेक, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे तो IT पैक से ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेटल शेयर्स में अच्छा खासा जो मूड माहौल है आज के सत्र में देखा गया है। ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव थे और वही रिएक्शन आज हमें यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बाकी की बात करें ऑयल एंड गैस शेयर्स की तो यहाँ पे भी जो रिवाइवल है वो देखने को मिला है। आप मेजॉरिटी ऑफ देखेंगे कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है क्रूड ऑयल के दाम के चलते तेजी बनाई हुई है। ऑयल इंडिया यहाँ पे करीबन 2% का इजाफा और इनफैक्ट यहाँ पे रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स के बाद ये तेजी देखने को मिली है। ONGC, महानगर गैस और साथ में अडानी टोटल गैस में भी एक अच्छा खासा मूड माहौल आज के सत्र में देखा गया है। अब बात आज के हीरो ऑफ द डे शेयर यानी भारतीय एयरटेल की। नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल की कॉन कॉल से बाजार खुश है। आज शेयर करीब 5% ऊपर रहा है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट में क्या क्या कहा है ये बताने के लिए हमारे साथ है नुपुर जैन कुनिया। नुपुर, बताइए भारतीय एयरटेल की कॉन कॉल में आखिर क्या निष्कर्ष निकला है और बाजार ने क्यों बनाया इसे हीरो ऑफ द डे? एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन कॉल था। 12 बजे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस कॉल और सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन है कंपनी की, उनकी तरफ से काफ़ी उनकी जो इच्छाएं वो सामने आती हुई देखी। सक्सेशन प्लान पे भी उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में जो अगली पीढ़ी है उसको वो कमान सौंपना चाहते हैं। उनकी एक ये भी विश है कि भारतीय टेलीकॉम की जो भारतीय एयरटेल में हिस्सेदारी है वो बढ़ के 51% पहुँच जाए। फिलहाल देखें तो 40.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। कुछ सालों में अफ्रीका कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का भी उन्होंने लक्ष्य दिया है और आने वाले
सालों में, और ये इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए क्योंकि आने वाले सालों में हो सकता है बायबैक और डिविडेंड भी आते हुए दिखे। उन्होंने यही कहा कि इसकी योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। FY26 की कंपनी की जो रेवेन्यू रही है वो इतिहास में सबसे ज़्यादा रही है, इसीलिए इतना पॉजिटिव गाइडेंस और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी अच्छी नजर आई। इसके अलावा अफ्रीका में जो टेली का जो ग्रोथ है वो उस पर काफ़ी भरोसा यहाँ पे दिखाती हुई दिखी है कंपनी। लॉन्च टर्म जो है ग्रोथ का पूरा भरोसा यहाँ पर रहेगा। क्लाउड सेगमेंट जो है कंपनी का वहाँ पे फोकस बढ़ते हुए नजर आया। जो नए क्लाइंट है उनसे बातें चल रही है उनकी। वेस्ट एशिया युद्ध से थोड़ा कारोबार पर इम्पैक्ट हुआ है, नहीं तो ये Q4 भी और भी बेहतर रहता इन टर्म्स ऑफ आरपूस। तो सक्सेशन प्लान को लेकर बड़ी बातें की गई है, अपनी होल्डिंग बढ़ाने पर बड़ी बातें गई है, और शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक या डिविडेंड की योजना पर अब सबकी नजर है। शुक्रिया नुपुर इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात स्विगी की, जो कि लाइफ लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। 5 सत्रों में ये शेयर करीब 7% टूट चुका है। यही वजह है कि बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में आज स्विगी पर फोकस है। हालिया गिरावट के बावजूद नुपुर शेयर पर बुलिश नजरिया रखती है, जबकि आशीष को स्विगी के लिए रास्ते कठिन नजर आ रहे हैं। आइए नुपुर और आशीष से समझते हैं कि वो स्विगी पर बुल एंड बेयर का नजरिया। फूड कारोबार का बिजनेस है और जिस पर मार्केट वैल्यूएशन देता है इस कंपनी को, वो उसका Q4 के नतीजे देखें ना तो वो आपको काफी पसंद आएंगे। 3.3 बिलियन रेवेन्यूज यहाँ पे करते हुए नजर आई थी। मार्जिन देखे 3.3% आते हुए दिखे थे। रिकॉर्ड स्तर पर जो है फूड कारोबार यहाँ पे दिखा था। आशीष, और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव है। कैश काउ बिजनेस है कंपनी का, 18 से 20% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एबिटा मार्जिन, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन की बात नहीं कर रही हूँ, एबिटा मार्जिन यहाँ पे 5% रह सकते हैं। नुपुर, ये स्टॉक वेल्थ डिस्ट्रक्टर साबित हुआ है। जब से लिस्टिंग हुई है लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आज भी लाइफ लोस के आसपास है, लेकिन आपने क्या बताया कि फूड डिलीवरी बिजनेस है, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, कैश जनरेशन है। क्या फ़ायदा इस कैश जनरेशन का? देखिए, अब मैं आपको आंकड़े समझाता हूँ। फूड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी करता है तकरीबन 300 करोड़ के आसपास की, लेकिन इंस्टामार्ट पता है कितना डेंट दे देता है? डबल, 860 करोड़ का। तो क्या ही फायदा है? पूरा का पूरा तो नुकसान इंस्टामार्ट लगातार कर रहा है। लेकिन इंस्टामार्ट भी आज जो है वो होता हुआ दिखेगा। इस क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो ब्रेक इवन होने वाला है क्विक कॉमर्स में वो Q1 यानी कि इसी क्वार्टर में हो जाएगा। FY27 के जो मार्जिन लॉसेस हुए थे वो घट के सिर्फ 1.1% के आसपास रह गए, और जो 3% की पॉजिटिव वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो ऑलरेडी टॉप सिटीज है जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, यहाँ से ऑलरेडी आने लगी है। तो लॉसेस भी कम हो रहे हैं और आगे चल के आपको प्रॉफिट भी नजर आएगा। आगे चल के बस ये उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन में तो स्विगी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक समय ऐसा था कि आपके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, अब तो जेप्टो भी आ गया है, ब्लिंकिट भी आ गया, और भी बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं और मार्केट शेयर को धीरे धीरे ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन अपने नियर कॉम्पिटिटर से कितना पिछड़ चुका है। आप ऑर्डर पर डे देखिए, आप इटर्नल के मुकाबले तकरीबन 40 से 50% कम है। एक समय आया था जब इटर्नल का भी स्टॉक 40 रुपए पहुंचा था, और अब देखिए वहां से कहां पर है। ऐसी कुछ कहानी स्विगी की भी हो सकती है। मैं आपको वैल्यूएशन के नंबर्स बता दूं। वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली इतना स्टॉक नीचे है तो फेवरेबल होंगे। इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यू करता ही नहीं है, जीरो, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। नुकसान कर रहा है ना लगातार। SOTP देखें फूड कारोबार का, तो वहां से अगर 35 का भी FY28 का एडजस्टेड एबिटा पर नंबर लेके तो 400 450 का भाव आता है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आपका डार्क स्टोर का एक्सपेंशन ना के बराबर है। आप इटर्नल से तकरीबन 50% पीछे चल रहे हैं। आधे डार्क स्टोर्स हैं। कैसे क्विक कॉमर्स में ग्रोथ आ जाएगी जब यहाँ पे जेप्टो लगातार अच्छे अग्रेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, मार्केट शेयर हासिल कर रहा है। कल की आई हुई कंपनी है, कहां से कहां पहुंच गई। स्विगी पिछड़ गया है। Q4 में आप देखें तो सिर्फ 7 नए डार्क स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ऐसे होगा कंपटीशन? अरे आशीष, ऑप्टिमिज्म की तो बात ही नहीं है ना। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जब ये IPO आया था 5.8% स्टेक था। लिस्टिंग के दौरान वहां से लेके लिस्टिंग के टाइम 5.8% होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की। मार्च का शेयर होल्डिंग देख लीजिए उठा के 22.54%। अच्छा, वो छोड़ा, आप मुझे ये बताओ कि इटर्नल और स्विगी में कौन सा बेहतर है? आपने तो दोनों स्टॉक किए हैं अभी। मैं आपको हेल्प करता हूं। देखिए, नेट ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट की ज्यादा है, नेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप देखें ये भी ब्लिंकिट की ज्यादा है, मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स ये भी ज्यादा है, एडजस्टेड एबिटा ये प्रॉफिट में ये करीब 860 करोड़ का घाटा कर रहा है। बट जोमेटो के प्रमोटर का तो व्यू ही चेंज हो गया, उनका तो माइंडसेट ही चेंज हो गया। एटलीस्ट स्विगी के प्रमोटर टिके हुए तो है, गाइडेंस तो दे रहे हैं पॉजिटिव आगे चल। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कैश बर्न होता जा रहा है धीमे कंपटीशन में, ऐसा लग रहा है स्विगी अब पिछड़ गया है। तो बाजार के फोकस में आज बालाजी अमाइंस और NLC इंडिया पर रहा है। नतीजों के बाद दोनों में करीब 20% की तेजी देखने को मिली है। बाजार को नतीजों में आखिर क्या अच्छा लगा है, बता रही है नुपुर जैन कुनिया।
बालाजी अमाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट स्टॉक 20% आपको ऊपर नजर आएगा। नतीजे काफ़ी यहाँ पे अच्छे आते हुए नजर आए। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। रेवेन्यूज़ के फ्रंट पे देखें तो एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला। 352 करोड़ के रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट 400 करोड़ पहुँचते हुए नजर आए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 60 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ होते हुए दिखा है। मार्जिन एक्सपेंशन देखिए आप 17% के मार्जिन सीधा 24% के ऑलमोस्ट क्लोज आपको आते हुए नजर आएंगे। मुनाफा भी देखें तो 40 करोड़ से सुधर के करीबन 63 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि मार्च में अमोनिया की जो शॉर्टेज थी वो अब नहीं है और आगे चल के अप्रैल में सुधार भी देखने को मिला और अब नजरें मई पर अटकी हुई। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे, ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्वार्टर देखने को मिला है और उसका इम्पैक्ट 20% स्टॉक ऊपर है। दूसरा स्टॉक एनएलसी इंडिया, यहाँ पर भी फोकस बना हुआ है। नतीजे यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए। रेवेन्यू देखे तो 3,836 करोड़ से बढ़ के 5,052 करोड़ पहुंचते हुए दिखाए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देख लीजिए 861 करोड़ से सीधा 1700 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा यहाँ पे आते हुए नजर आया। मार्जिन 22.5% के सुधर के 35% पहुँच गए और मुनाफा भी देखे तो 480 करोड़ से सुधर के ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। सेगमेंटल रेवेन्यूज़ भी देख लेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए माइनिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। थर्मल पावर और रिन्यूएबल पावर भी देखे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रिबाउंड आते हुए नजर आए। सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री, जो नेवली में ज़मीन किल्लत देखने को मिली थी उसका असर अब ऑपरेटिंग माइंस पे नहीं आते हुए दिखा है। उसकी वजह से कंपनी ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठाए थे। और FY26 की हाईलाइट्स देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन जो है 2.26 BU के आसपास रहते हुए नजर आया और FY26 में 1013 मेगावाट की कुल क्षमता विस्तार भी कंपनी ने की है। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल की लिस्टिंग के लिए अब सरकार से मंजूरी भी यहाँ पर एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल की जो लिस्टिंग है उसके लिए भी मंजूरी अब सरकार से मिल चुकी है। तो दोनों ही स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे हैं और दोनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मोदी की अपील पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की घोषणा की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारे साथ संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए आखिर कौन से बड़े ऐलान किए हैं दिल्ली की सीएम ने? जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ मुहिम का असर अब सरकारी मोर्चे पर बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो लगातार अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं और लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, ईंधन की बचत करें। और अब जो दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील के तौर पर कही गई थी वो वर्क फ्रॉम होम की, उसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से हो गई है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब हफ्ते में 2 दिन जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम होगा और साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही आपको बता दूं दिल्ली सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया है कि अगले 3 महीने तक जितने भी बड़े कार्यक्रम या फिर आयोजन राजधानी दिल्ली में होने थे उसे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इस बीच में आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने देखा कि आज ही हिमंता बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर सिर्फ 1 कर दी। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बाइक से अपने ऑफिस जाते हुए दिखाई दिए और बीते कुछ दिनों से लगातार ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं और इसी को ही देखते हुए अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से की गई है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जल्द ही दूसरे बीजेपी शासित राज्य भी इस तरह की जो प्रणाली है वर्क फ्रॉम होम की उसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री एक नहीं कई बार इस बात को अब पिछले कुछ दिनों में सामने रख चुके हैं कि ईंधन बचाना बेहद जरूरी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पश्चिम एशिया में जो संकट है वो लगातार बरकरार है और कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। यही वजह है ईंधन की बचत करने के लिए और जनता के बीच एक संदेश देने के लिए कि किस तरह से सरकार काफी सीरियस है। ईंधन बचाओ मुहिम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत की गई थी उसे लेकर जनता को भी अपने साथ इस मुहिम में जोड़ा जाए और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उसने शुरुआत कर दी है और जल्द ही हम इस तरह का वर्क फ्रॉम होम का जो पूरा सिस्टम है दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी होता हुआ देखेंगे।
जी बिल्कुल दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईंधन बचत का संदेश दिया है। ईंधन बचत का संदेश देते हुए महाराष्ट्र के सीएम आज बाइक से ऑफिस पहुंचे। साथ ही महाराष्ट्र में राज्य सरकार के बड़े आयोजनों पर 6 महीने तक रोक लगाने का फैसला लिया है। वहीं असम के सीएम हिमंता ने अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या घटाई है। हिमंता बोले कि वो अगले 6 महीने तक विदेशी सामान और नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। देश में संभावित एनर्जी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की अपील का असर अब कंपनियों में भी दिखने को मिल रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां बिजली और ईंधन बचाने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। अहमदाबाद की आईटी कंपनी देव आईटी ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। 1500 कर्मचारियों वाली एक कंपनी कैसे बदलाव कर रही है, वो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं अहमदाबाद की एक आईटी कंपनी में मौजूद हूं और ये खाली चेयर देख रहे हैं तो एम्प्लॉय यहाँ नहीं है, इसका मतलब उनकी नौकरी नहीं गई है, लेकिन घर से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कंपनी ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। आइए हम बात करते हैं कंपनी के डायरेक्टर से। बताइए विशाल भाई कि आपने इस तरह का जो चेंजेस किया पीएम की अपील के बाद, किस तरह से बदलाव आया? तो पीएम की अपील को हम तहे दिल से स्वीकारते हैं। कोविड के टाइम पे आईटी कंपनी ने, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बनाया था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मौजूद है, ठीक है। हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस ट्रिगर किया है और करीबन फिलहाल 15 से 20% लोग हमारे वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा हम सोच रहे हैं कि 35 से 40% तक लेके जाएं, ताकि जो कम्यूट में जो फ्यूल और एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एसी वगैरह की, उस पे हम कंट्रोल ला सकें। कार पूलिंग एक बहुत बड़ी चीज है जो हमने हमारी ऐप में भी रखा हुआ है, मोबाइल ऐप में, कि लोग जान सकते हैं कि कौन किधर जा रहा है और सब एक साथ मिलके जा सकते हैं। तो इससे काफी फर्क पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो भारत में सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के साथ 50 लाख जुड़े हुए हैं। अगर देव आईटी की तरह लोग इनिशिएटिव ले तो सिर्फ फ्यूल की और इलेक्ट्रिसिटी की बचत नहीं होगी, लेकिन भारत है वो मुश्किल दौर से आसानी से निकल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब आपको बता दें, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। कहा 22 साल में राहुल गांधी 54 बार विदेश गए हैं। साथ ही सवाल उठाए कि 10 साल में 11 करोड़ की आमदनी में राहुल के विदेश दौरे के लिए 60 करोड़ कहां से आए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा पर अपनी कमाई से 5 गुना ज्यादा खर्च किया है। आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है, उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश को असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। Diversions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. Those are the real issues. This is a compromised PM. This is a PM who is thoroughly exposed domestically and internationally. बढ़ते अगली खबर की ओर। आज चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे फेज की घोषणा की है। इस फेज में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जाएगा, जहां करीब 37 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। तीसरे फेज में बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे। वहीं पहले और दूसरे फेज में 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश का एसआईआर किया जा चुका है।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी शुभम खैरनार दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी और पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर की ड्रेस पहनकर झालमुड़ी बेचते हुए विरोध जताया और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब आपको बता दें, केरल में कई दिनों की बैठकों और राजनीतिक चर्चा के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। केरलम के नए सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। पार्टी ने वीडी सतीसन को केरलम का नया मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं दीपदास मुंशी, मुकुल वासनिक और अजय मकान ने उनके नाम का आधिकारिक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद वीडी सतीसन ने कहा है कि केरल में अब नए दौर की शुरुआत होगी। आपको बता दें, दिल्ली में सतीसन के नाम का ऐलान एआईसीसी महासचिव दीपा दास मुंशी ने किया है। Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. उत्तर प्रदेश में आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के अलग अलग जिलों में तेज हवाएं, बारिश और तूफान से राज्य भर में अब तक करीब 111 लोगों की मौत और 72 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। प्रयागराज में 17 लोगों की जान गई, जबकि मिर्जापुर में 14 और भदोही में 16 लोगों की मौत हुई है। फतेहपुर, बदाऊं, उन्नाव और बरेली में भी लोगों ने जान गंवाई है। वहीं उन्नाव में भी आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह पेड़, दीवारें और टिन शेड गिर गए हैं, जिससे मकानों और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और सभी जिलों में नुकसान की रिपोर्ट जुटाई जा रही है। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इस बार कम नंबरों के तहत छात्रों की टेंशन बढ़ गई है। पर क्या कम स्कोर मतलब कम मौके? बिल्कुल नहीं। कम नंबर के बाद क्या हो सही स्ट्रैटेजी? कौन से कोर्स बन सकते हैं बेहतर करियर? इसी पर होगी खास चर्चा आज शाम कंज्यूमर अड्डा में शिफ्ट 5:57 पर। 12वीं में कम नंबर फिर भी अच्छा फ्यूचर, जरूर जुड़िएगा। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।